विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट थर्ड के सामाजिक विचार पेपर की बात कर रहे हैं और इसमें हम कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं। और कार्ल मार्क्स का अब तक अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की और आज अपन बात करेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। उन्होंने वर्ग के बारे में क्या कहा है या वर्ग संघर्ष के बारे में क्या कहा है, ये अपन आज जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के विचारों को जानने से पूर्व हमें वर्ग की अवधारणा को पता होनी चाहिए। वर्ग क्या होता है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि वर्ग क्या होता है और ये वर्ग कैसे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर हम मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है इसकी बात करेंगे। तो वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से बना है और जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी होता है। और अगर अपन इसकी कोई परिभाषा देखें तो ऑगबॉर्न के अनुसार एक सामाजिक वर्ग एक ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यानी एक समाज के अंदर जो समान सामाजिक स्थिति रख रहे हैं वो एक वर्ग में होते हैं। वे सभी व्यक्ति एक वर्ग में पाए जाते हैं, या ऐसे लोग जो एक समान सामाजिक स्थिति समाज के अंदर रख रहे हैं वो सब एक ही वर्ग को बिलोंग करते हैं या एक ही वर्ग में आते हैं। अब अपन वर्ग की विशेषताएं देखेंगे। हम लोग वर्ग की विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। वर्ग में समूहों का उतार चढ़ाव होता है, समूहों में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता है। तो समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर और कुछ मध्यम एवं कुछ निम्न स्तर पर होते हैं, यानी उनमें हायरार्की पाई जाती है, हायरार्की ऑफ ग्रुप्स होता है ये। तो जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है और उसके सदस्यों की संख्या भी बहुत कम होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति भी कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। इनकी समान परिस्थिति होती है, यानी इक्वल स्टेटस होता है। एक वर्ग में समान परिस्थिति पाई जाती है, यानी उनका इक्वल स्टेटस होता है। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति का निर्धारण कई आधारों पर होता है। संपत्ति के आधार पर माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होगी जिनके पास अधिक संपत्ति है। इसी प्रकार के शिक्षा को अगर अपन आधार माने तो शिक्षितों एवं अशिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होगी। इसी तरह इसमें वर्ग में उच्चता और हीनता की भावना पाई जाती है, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। शासक एवं संपन्न वर्गों के लोग शासितों एवं गरीब वर्ग को अपने से हीन समझते हैं। इसके अलावा वर्ग में चेतना पाई जाती है, यानी क्लास कॉन्शियसनेस पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है, उनमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने की वजह से वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता है और प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। इनमें जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भी सीमित होते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस होते हैं। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और वे अपने ही वर्ग में से संगी साथी या जीवन साथी आदि का चुनाव करते हैं। इसके अलावा वर्ग मुक्त होता है, मुक्त समूह होता है। जैसे अपन ने कहा था जाति एक बंद समूह है या बंद व्यवस्था है, लेकिन वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है। इसका अर्थ ये कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है, यानी व्यक्ति अगर परिश्रम करके धनी बन जाता है या कुछ और योग्यताएं हासिल कर लेता है तो वो उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता, इसमें बर्थ को एम्फेसिस नहीं दिया गया है। जाति में अपन देख रहे थे कि जन्म को महत्व दिया गया, यदि हमने जहाँ जन्म ले लिया वही हमें जाति मिल रही थी। लेकिन वर्ग में हमें
जन्म का कहीं महत्व नहीं दिखाई देता। यहाँ आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। वर्ग की सदस्यता को तय करने से व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारित नहीं होता। ये कम स्थायी होते हैं, वर्ग कम स्थायी होते हैं, यानी लेस स्टेबल हैं। वर्ग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन एवं शक्ति आदि के आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है, अतः ये परिवर्तनशील हैं। वर्गों में उपवर्ग भी पाए जाते हैं, यानी सब क्लासेस भी पाई जाती हैं। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मध्यम वर्ग में भी मध्यम वर्ग में सब एक समान नहीं होते। मध्यम में मध्यम वर्ग भी देखने को मिलेगा हमें, या उसमें हमें उच्च मध्यम वर्ग भी देखने को मिलेगा, या हमें निम्न मध्यम वर्ग भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सभी धनी वर्ग के लोग एक समान नहीं होते, उनमें भी उच्च मध्यम, इस तरह से हमको कई उपवर्ग देखने को मिलेंगे। अगर अपन जीवन जीने के अवसर के आधार पर देखें तो एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होते हैं। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने के एवं उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के अवसर संपन्न लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। वर्ग पूर्णतया अर्जित होता है, यानी कंप्लीटली अचीव्ड है। वर्ग की सदस्यता जाति की भांति जन्म पर आधारित नहीं होती, अतः यह अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। एक वर्ग में एक सा जीवन पाया जाता है, यानी सामान्य जीवन पाया जाता है, कॉमन मोड ऑफ लाइफ होता है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अपव्यय करते हैं एवं दिखावे में विश्वास करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के लोग रूढ़िवादी एवं प्रथाओं के पालन में अधिक विश्वास करते हैं। जबकि निम्न वर्ग के लोग अभावग्रस्त होते हैं, तो वो हमेशा अभाव में ही रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ग क्या होता है और वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के वर्ग के बारे में विचारों को देखेंगे। मार्क्स इन व्यूज़ अबाउट क्लास। तो मार्क्स वर्ग के सिद्धांत के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो कुछ प्रतिस्थापनाओं के अंतर्गत इसको रखते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष अवश्यम भावी रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यह तानाशाही सभी वर्गों के विनाश तथा वर्ग विहीन समाज की प्राप्ति में एक संक्रमणकालीन अवस्था है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी कुछ रचनाओं में वर्गों का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकों में इसके बारे में लिखा है। तो उनकी जो पुस्तक है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, इसमें उन्होंने 8 वर्गों का उल्लेख किया है। सामंती अभिजात, बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, उच्च एवं मध्यम कृषक, स्वतंत्र निम्न कृषक, दास कृषक, कृषि श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक। मार्क्स ने जो उनकी एक और पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, इसमें भी वर्गों का उल्लेख किया है और यहाँ उन्होंने वित्तीय बुर्जुआ, औद्योगिक बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, कृषक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, उप सर्वहारा वर्ग की बात की है। कैपिटल में भी उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में 2 बड़े समूहों के केंद्रीकरण के रूप में 2 वर्गों की व्याख्या की है। मार्क्स ने वर्ग की धारणा को 3 दृष्टिकोणों से देखा है। आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी जिसमें वर्गों का निर्माण आय के स्रोतों के आधार पर होता है, और इस दृष्टि से प्रत्येक समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक, जो परस्पर संघर्षरत रहते हैं। और इस वर्ग संघर्ष का अंत एक वर्ग विहीन और साम्यवादी समाज की स्थापना के रूप में होता है। दूसरा, उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की है। मार्क्स ने मानव इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों, उनकी प्रकृति और संख्या का तथा राजनीतिक घटनाओं में उनके प्रभाव को बताया है। तीसरा, उन्होंने दृष्टिकोण लिया है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और मार्क्स वर्गों में पाई जाने वाली एकता और चेतना तथा उसकी क्रिया शक्ति को महत्व देते हैं। और सर्वहारा वर्ग एक क्रांतिकारी वर्ग है जो भविष्य में पूंजीवाद को समाप्त कर देगा और नए समाज की स्थापना करेगा जिसमें राज्य नहीं होगा, उत्पीड़न, असमानता
और श्रमिकों का शोषण भी नहीं होगा और समानता होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मान रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साधारणतया व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किंतु अधिक स्पष्ट रूप में वह एक वर्ग प्रणाली है। प्रत्येक युग में जीविका उपार्जन के लिए कोई ना कोई साधन अवश्य प्रचलित होते हैं और साधनों की भिन्नता के कारण ही मनुष्य विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है। तो वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हों। इस प्रकार सामाजिक वर्ग का आधार आर्थिक होता है। इसके बाद वर्ग का निर्माण क्यों होता है या वर्ग संघर्ष क्या है, इसकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।